पहला चैप्टर है हम लोग का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। और जो चीज़ हम लोग के सिलेबस में है जो हम लोग को ध्यान में रखना है, एक तो है कॉजेस कि ये लड़ाई क्यों हुआ, और दूसरा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, है ना। ये दो चीज़ों को हम लोग को ख्याल में रखना है इन चीज़ों इस चैप्टर में पढ़ने का टाइम। तो कॉजेस बहुत सारे थे, पॉलिटिकल कॉजेस हैं, इकोनॉमिक कॉजेस हैं, आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस है, मिलिट्री कॉजेस है, इमीडिएट कॉज है। ये 5 इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या चीज़ में आ जाएंगे, रिजल्ट में आ जाएंगे, या कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको बोला जाता है कि क्या चेंजेस हुए या इस वॉर के ये ख़त्म होने के बाद, है ना, क्या जैसे एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है तो उसका, है ना, कुछ उसी तरह से। तो पॉलिटिकल कॉजेस में बहुत सारा ऐसा वजह था जिसके वजह से ये लड़ाई हुआ था। तो पॉलिटिकल कॉजेस में आ गया पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के गवर्नर जनरल थे 1857 से कुछ साल पहले। तो उन्होंने एक नियम बनाया था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स बोल के। इसके तहत वो इंडियन स्टेट्स जिनके या प्रिंस हो गए या राजा हो गए जिनके खुद के उत्तराधिकारी नहीं थे उनके राजगद्दी में बैठने के लिए, तो इस नियम के तहत उनका किंगडम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगा जिनका खुद का अपना उत्तराधिकारी नहीं है। और इस चपेट में 3-4 जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ बोल लो या किंगडम बोल लो जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत उनको अपना किंगडम गंवाना पड़ता, वो था सतारा, झांसी और नागपुर। तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉजेस है। दूसरा में आते हैं डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जाफर, क्योंकि हमको पता है कि हमारे कंट्री में मुगल्स लास्ट 350 साल से राज कर रहे थे, है ना। और ब्रिटिश लोगों ने बोला कि मुगल्स जो होंगे उनका टाइटल जो किंग का है वो उनसे छीन लिया जाएगा उनके, ठीक है। और उनके जो सक्सेसर होंगे यानी उनके जो आने वाली पीढ़ी होंगे उनको रेड फोर्ट को खाली करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट था उन लोगों के लिए जो इस कंट्री पर काफ़ी टाइम से राज कर रहे थे। तीसरा पॉलिटिकल कॉजेस था इल ट्रीटमेंट शोन टू नाना साहेब एंड रानी ऑफ झांसी। तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन के थे, नाना साहेब वगैरह हो गए, पेशवास महाराष्ट्र को रूल कर रहे थे, और झांसी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों को इल ट्रीटमेंट शो किया गया, यानी इनका भी डिसरेस्पेक्ट किया गया। पेशवास के जो राजा थे, जो इम्पोर्टेंट राजा थे जैसे कि बाजीराव टू, है ना, उनके मर जाने के बाद उन्होंने भी एक सन को अडॉप्ट किया था, एक बच्चे को गोद लिया था, क्योंकि उनके खुद की भी कोई संतान नहीं थी कि वो, बट ब्रिटिश ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया। वही थे नाना साहेब, ठीक है। और रानी ऑफ झांसी भी जो थी उनका भी किंगडम जो था, है ना, उनके भी अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी नहीं मान रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये लोग भी बहुत नाराज थे। आगे लेके चलते हैं। चौथा पॉइंट हो गया एनेक्सेशन ऑफ औध। तो औध जो रीजन है OUDH औध, ये आपका करंडी यूपी रीजन है। ये यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता था और बहुत ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होता था। तो ब्रिटिश लोगों का नज़र इस जगह पर बहुत पहले से था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि अगर ये एरिया उनके कब्जे में अगर आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने औध को एनेक्स कर लिया, यानी जबरन छीन लिया वहाँ के जो भी जमींदार या राजा राजवाड़े थे उन लोग से। जब उनसे पूछा कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आप लोग सही से गवर्न नहीं कर पा रहे इस जगह को, यानी आप लोग मिस गवर्न कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग औध को आप लोगों से छीन ले रहे हैं। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में अभी भी हैं हम लोग। ये 5वां पॉइंट है कि उन लोगों ने क्या किया ना, डिसबैंडिंग द आर्मीज ऑफ द एनेक्स स्टेट, यानी जितने भी ये सब स्टेट थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरन छीन ले रही थी वहाँ के राजाओं से, तो वहाँ की जितनी सेनाएं थी उन्होंने क्या किया ना, उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनसे छीन गया, ठीक है। तो उन लोग अब क्या चाहते थे ना, ब्रिटिश लोगों से रिवेंज लेना चाहते थे, और ये कहीं ना कहीं ये गुस्सा पल रहा था, ठीक है। छठा पॉइंट है आपका पॉलिटिकल कॉजेस में कि जो अदर प्रिंसेस थे वो भी काफ़ी डर गए थे और ब्रिटिश लोगों की तरफ सस्पिशन की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका भी किंगडम कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से ये लोग उन लोगों से छीन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेस में।
तो ब्रिटिश लोग जो थे, कैसे हम लोगों को सोशली और रिलीजियसली ऐसा क्या किया उन लोगों ने कि हम लोगों का गुस्सा और उनके प्रति भड़कने लगा। तो लोग हम लोगों को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के लिए जॉब्स ऑफर कर रहे थे, हम लोग को रिवॉर्ड्स दे रहे थे, प्रमोशन दे रहे थे। जो उनके कंपनी में वगैरह में काम करते थे तो उनको बोलते थे कि आप क्रिश्चियन बन जाओ तो आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, है ना। और यहाँ तक बात पहुँच गया था कि गवर्नमेंट स्कूल में और इवन जेल तक में भी क्रिश्चियनिटी या बाइबल पढ़ाया जाने लगा था, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हुई जो सोसाइटी के बहुत तबके के जो लोग थे जिनको पसंद नहीं था। उनमें से एक था कि सती सिस्टम को हटा दिया गया। इन्फेंटिसाइड जहाँ पर क्योंकि हमारे देश में या बहुत जगह ऐसे होता था कि खास करके अगर लड़की पैदा हुआ तो उसे मार दिया जाता था। और पॉलीगमी था, मल्टीपल मैरिज। विडो रिमैरेज को ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी एनकरेज किया कि विडो है तो क्या हुआ, उसका फिर से शादी हो सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटी के बहुत सारे जो लोग थे उनको लग रहा था कि ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस है, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। फिर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ चल रहा था कि वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन आने की वजह से हमारे जो देश में जो पंडित लोग थे या जो मौलवीज लोग थे, है ना, उनको लग रहा था कि उनका जो ऑनर है या इज्जत है या एक स्टेटस है वो कभी ना कभी उनसे छीन जाएगा, है ना। और वो कहीं ना कहीं ये जो पंडित लोग थे और मौलवीस लोग थे पीपल लोगों को ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भड़काते रहते थे, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है ना कि रेलवे लाइन और टेलीग्राफ पोल्स ये सब काफ़ी ज़्यादा लगने लगे थे हमारी इंडिया में। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये र्यूमर्स फैला दिया गया कि अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये लोग क्या करेंगे कि रेलवे इंजन के सामने आपको फेंक देंगे या ये टेलीग्राफ पोल्स में आपको लटका दिया जाएगा, फिर ठीक है। इसी बीच लॉर्ड डलहौजी और एक प्लान लेके आते हैं कि जो लोग क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेंगे उनको क्या किया जाएगा कि उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी वो जो उनके बाप दादा लोगों की प्रॉपर्टी है उनको इनहेरिट करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक कि लोगों ने इस लेवल तक ब्रिटिश लोग गिर गए थे कि अगर आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका बाप दादा का जो जो आपका प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना, आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अनाप शनाप ये सब रूल बना रहे थे और ये कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को अंदर से बहुत भड़का रहा था। और फिर इल ट्रीटमेंट टू द इंडियंस, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया जाता था, हम लोगों को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता था, लुक डाउन अपॉन, है ना। हम लोगों को निगर्स बोला जाता था, श्वाइन्स बोला जाता था, हैथेंस बोला जाता था, है ना। ब्रिटिश लोग अनाप शनाप नाम से हम लोग को बुलाते थे जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अब आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस में। तो हम लोग का ट्रेड और कॉमर्स जो है वो तो सारे के सारे इंग्लिश लोगों के हाथ में चला गया था और वो दिन पर दिन क्या होते जा रहा था, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो डिटोरिएट होते जा रहा था, मिजरेबल होते जा रहा था, बर्बाद होते जा रहा था। अच्छा, इंडियन सिल्क और कॉटन जो है उसके ऊपर बहुत सारा इन लोगों ने ना हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटीज लगा दिया था, जिसकी वजह से हमारा सिल्क और कॉटन बाहर देशों में सही से बिक नहीं रहा था, जहां से हम लोग को अच्छा खासा पैसा आता था, ठीक है। और इसी बीच इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, वहां पर बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह तो बन ही रहे थे। तो उन लोग इंडिया को एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ही देख रहे थे और इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उसी चीज को फिनिश गुड बनाकर, सामान बनाकर वापस इंडिया में बेचने का वो लोग बेचते थे, ठीक है। हम लोग का दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन था, एक ढाका जो कि करंट डे बांग्लादेश में है और सूरत, मेरे ख्याल से सूरत जो कि है गुजरात में। तो ये सब जगह का जो हैंडीक्राफ्ट्स वाला जो बिजनेस था वहाँ के क्राफ्ट्समैन लोग को, है ना, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था, जो कि कभी इनका बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था। और यही नहीं था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले थे या बिजनेसमैन थे या किसान थे यही परेशान थे, जागीरदार्स और जमींदार्स भी इन लोगों के नियम कानून से बहुत ज़्यादा परेशान थे रे, और उन लोग भी दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे, इवन द जमींदार्स एंड द तालुकदार्स। और इसीलिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक तरह से एनिमिटी का भावना पैदा हो गया था इन लोगों के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति। और हम लोगों को ये नहीं भूलना है कि हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों ने जब औध को भी एनेक्स किया था ना, तो हुआ क्या कि उस जगह का आर्मी तो पूरा अपना लाइवलीहुड को खो दिया, बहुत सारा परिवार था सोल्जर्स लोगों का जो उस पैसे से चलता था, क्योंकि जब जब वहाँ के राजा महाराजा ही नहीं रहे और वो किंगडम सब जो था ब्रिटिश लोगों के अंडर में चल गया, तो आर्मी भी वहाँ से हट गया, तो उन लोगों का भी अब क्या हो गया ना कि जॉब चला गया, है ना। और दिन पर दिन क्या होते जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा था,
है ना। और इसीलिए लोगों के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति गुस्सा भी, और सिर्फ इंग्लिश लोगों को ही हाई पोस्ट में अपॉइंट किया जाता था, और जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे उनको कभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी या अच्छा जॉब या हाई पेड सैलरी जॉब नहीं मिल रहा था, है ना। इसी बीच क्या होता है ना कि हमारे आज और हमारे कंट्री में बहुत सारा फेमाइंस वगैरह, भुखमरी या बोल सकते हो सूखा, ये सब होने लगता है। पर ब्रिटिश कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था हम लोगों को हेल्प करने के लिए, और ना ही वो लोग एनकरेज कर रहा था किसी तरह का ट्रेड और इंडस्ट्री हमारे कंट्री में। और लोगों में जब गरीबी बढ़ते जा रहा था तो इसीलिए हम इंडियंस लोगों के मन में, ठीक है ना, ब्रिटिश लोगों के प्रति एक घृणा वाला भावना पैदा होते जा रहा था। अब हम लोग आते हैं मिलिट्री कॉजेस के ऊपर। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं ना, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, इल ट्रीटमेंट होता था, उनको एब्यूज किया जाता था, उनको किक किया जाता था, है ना। और एक कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स था ना, ये उनको, हमारे सोल्जर्स को बहुत बुरा लगता था। और इंग्लिश सोल्जर्स से उनकी जो सेम ड्यूटी के लिए उनको 8 गुना ज़्यादा सैलरी मिलता था, ठीक है। और हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कभी हाई पोस्ट आर्मी में नहीं दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सूबेदार के पोस्ट तक ही पहुंच सकते थे, है ना। और हमको कभी भी आर्मी में कोई जिम्मेदार वाला पोस्ट नहीं दिया जाता था। इसी बीच एक और नियम पास होता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके तहत, और जो हमारे जो, हमको ये चीज़ नहीं भूलना है कि हम लोग अभी मिलिट्री कॉजेस डिस्कस कर रहे हैं, तो सिपाही लोगों के बीच में एक बहुत टेंशन सा डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस नियम के तहत, यानी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कहाँ भेजा जाने लगा रे, ओवरसीज में भी लड़ाई करने के लिए भेजा जाने लगा। और ये हमारे सोल्जर्स को ये चीज़ गंवारा नहीं था कि भैया हम लोग आप लोगों के लिए जाके फॉरेन फ्रंट्स पर क्यों लड़ाई करें। कॉजेस था लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द फर्स्ट अफगान वॉर। ब्रिटिश लोगों का लड़ाई अफगानिस्तान के साथ होता है और इसमें ब्रिटिश बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और वो जो हमारे इंडियन लोग जो ये सोचते थे कि ब्रिटिश लोगों को कभी हराया नहीं जा सकता, ये मिथ क्या होता है रे, दूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग होते हैं या सिपाही लोग होते हैं, ये सोचने लगते हैं कि अगर ब्रिटिश को अफगान लोग हरा सकते हैं तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी हरा सकते हैं। और एक चीज है कि हम लोग का जो इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में, वो 5 टाइम्स ज्यादा थे ब्रिटिश ट्रूप से। तो ये नंबर भी कहीं ना कहीं हम लोग, कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहा था कि अगर हम लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अपना हथियार उठाएं तो हम लोग जीत सकते हैं। अब आते हैं फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, इमीडिएट कॉज उसको बोलते हैं। हुआ क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने अपने आर्मी में एक नया तरीके का बंदूक इंट्रोड्यूस किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था एनफील्ड राइफल। ये जो बंदूक था ना, इसमें जो कैट्रिजेस लगता था, यानी जो गोली लगता था, ऐसे र्यूमर फैला दिया गया कि उसमें ना काउज और पिग का फैट का वो कैट्रिजेस उससे बना हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम्स लोगों को लगा कि ये लोग इन लोगों का धर्म को खराब कर देंगे, है ना, क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए पिग बहुत गंदा होता है और हिंदू लोगों के लिए काउ बहुत सेक्रेड होता है। और जब ब्रिटिश लोगों ने फोर्स किया कि नहीं आपको यूज करना ही होगा इस कैट्रिजेस को, तो रिवोल्ट शुरू हो गया, है ना। और ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से ही शुरू हुआ था, ठीक है। आते हैं रिजल्ट के ऊपर कि क्या रिजल्ट हुआ या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ 1857 का जब लड़ाई खत्म हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में लगभग 100 साल से ज़्यादा से राज कर रही थी, तो उसका शासन खत्म हो गया इंडिया में। एक चीज़ हम लोग को समझना होगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे। तो अब तक 1857 से पहले जो ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे वो एक कंपनी के थ्रू कर रहे थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस समझ लो कि था, गुजरात में था, सूरत में था, बंगाल में था, बॉम्बे में था, मद्रास में था, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल खत्म हुआ, उसके जगह पर फिर ये गवर्नमेंट किसके हाथ में गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चल गया। और वहाँ की जो क्वीन थी, अब वो एक तरह से डिसीजन मेकर हो गई इंडिया के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1857 से पहले गवर्नर जनरल जो होते थे वो इंडिया के अलग अलग प्रोविंस में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख करते थे। अब वो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है, अब उसका टेक केयर कौन करने लगा था? तो नाम जस्ट डेजिग्नेशन चेंज हुआ था, वॉइस रॉय, ठीक। तीसरा चीज ये है कि ब्रिटिश लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि
उनको कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसेस हैं इंडिया के अलग अलग जगह के, उनको उनको खुश रखना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि ये जितने भी प्रिंसेस हैं उनको अपीज करने के लिए, ताकि वो लॉयल रह सकें ब्रिटिश लोगों के प्रति, उनको ना ऑनर देना शुरू कर दिया, कुछ रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दिया। ठीक, फिर उन लोगों ने और एक अच्छा काम किया कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को उन लोगों ने फाइनल गुड बाय बोल दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रिंसेस लोग को खुश करना चाहते थे। तो उन लोगों को ये तसल्ली दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको अपने अडेप्टेड सन को या जिसको भी अपना किंगडम देना चाहते हैं दीजिए, हम ब्रिटिश लोग नहीं लेंगे उस चीज़ को। और ये भी विश्वास दिलाया ब्रिटिश लोगों ने इन प्रिंसली स्टेट को कि आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके राजपाट से रिलेटेड कोई भी मैटर में, इंटरनल मैटर में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उन लोगों ने और एक काम किया, जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनका 5 लाख पाउंड का कर्जा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, उन लोगों ने उसको माफ़ कर दिया। और ये करने का कोशिश क्या कर रहे थे कि सोसाइटी के जो रिच लोग थे और पावरफुल लोग थे, यानी प्रिंसेस जो थे या छोटे मोटे राजा लोग थे, इन लोगों को उन लोग अपने पक्ष में रखना चाहते थे। क्यों? ताकि और कोई फ्यूचर में रिवोल्ट ना हो 1857 के जैसा। एक चीज है कि और कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो पेशवाज जो थे, जो कि महाराष्ट्र रीजन में रूल किया करते थे, उनका किंगडम पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया, यानी एबोलिशन ऑफ पेशवा हो गया, है ना, जिसके बाजीराव जो थे, है ना, बाजीराव मस्तानी, ये मूवी देखे होगे, है ना, तो उन लोग पेशवा ही थे। उन लोगों का किंगडम पूरा छीन गया। और एक जो सबसे बड़ा धक्का था वो ये था कि मुगल एम्पायर जो था, इनका जो टाइटल था, अब मुगल बोल के हमारे इंडिया में कोई और नहीं रहा, उनका टाइटल्स को एब्लूस कर दिया गया और उनके जो भी सक्सेसर थे, है ना, उनको हटा दिया गया वहां से, यानी मुगल्स खत्म हो गए। ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर इंडिया में सेफली लंबा टाइम तक राज करना है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनके लिए बहुत हार्मफुल हो रहा था। तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट हथियार था डिवाइड एंड रूल, है ना, इसको उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया ब्रिटिश लोगों ने। और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स लोगों के बीच में एक इल फीलिंग, एक दूसरे के प्रति नफरत का भावना क्रिएट करने का कोशिश किया उन लोगों ने अलग अलग तरीके से, ताकि ये कभी यूनाइट ना हो। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम्स यूनाइट होते हैं तो ये आने वाले टाइम के लिए ब्रिटिश लोगों के लिए एक थ्रेट या एक खतरा हो सकते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म भी हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस था। इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस, कोई भी लड़ाई होता है तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो ये इंडियन लोगों के अंदर ये एक नेशनलिज्म, एक देशभक्ति को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम लोग रिजल्ट क्या हुआ आर्मी के पैटर्न में, यानी आर्मी से रिलेटेड में क्या चेंजेस हुआ 1857 की लड़ाई के बाद, उसके ऊपर देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट एक्ट को पास किया, पिट इंडिया एक्ट। पिट का स्पेलिंग है PITT। इसके तहत उन लोगों ने क्या किया ना कि यूरोपियन ट्रूप्स को दो भाग में ये कर दिया, है ना। एक भाग जो था वो यूरोपियन थे जो इंडिया में सेटल हो गए थे, उनको रिक्रूट कर रहा था आर्मी में। और दूसरा जो यूरोपियन थे उनको वो लोग इंग्लैंड से मंगाते थे, ताकि क्या हो सके कि ब्रिटिश आर्मी को स्ट्रांग बनाया जा सके। यही था पिट इंडिया एक्ट। और यूरोपियन सोल्जर्स का संख्या को भी बढ़ाया गया। पहले तो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया ना कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं कि 72,000 यूरोपियन सोल्जर्स और 1,35,000 इंडियन ट्रूप्स को मिक्सअप किया, यानी 2:1 का रेशियो लगभग इन लोगों ने रखा, ताकि यानी अगर 2 इंडियन सोल्जर्स होंगे तो एक ब्रिटिश सोल्जर होगा, ताकि। और एक चीज है कि कोई भी इंडियन को आर्टिलरी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, यानी एम्यूनेशन वाला, जहां बम बंदूक बनता है, कोई भी सोफिस्टिकेटेड वेपन, है ना, आर्मी में किसी इंडियन आदमी के हाथ में या इंडियन सोल्जर्स के हाथ में अच्छा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वाला डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। और नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए इन लोगों ने क्या किया ना कि अलग अलग कास्ट के जो इंडियन लोग थे उनको आर्मी में रिक्रूट किया। अब एक ब्राह्मण है तो वो एक छोटे जात के आदमी के साथ एक ही जॉब नहीं करना चाहेगा, या नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम था उस तरह का फीलिंग्स। तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि क्यों ना अलग अलग कास्ट के लोगों को एक ही आर्मी में या एक ही डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, ताकि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद रहेगा और इन लोगों में कभी भी कोई यूनिटी नहीं आ पाएगा। और एक चीज़ को याद रखना है कि अभी हम जो भी चीज़ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं वो आर्मी से रिलेटेड है। और यूरोपियन सोल्जर्स को 4 to 5 टाइम्स सैलरी इंडियन
सोल्जर्स के मुकाबले दिया जाने लगा, जो कि ये भी सही नहीं था एक तरह से, है ना। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं। ब्रिटिश लोगों ने ये भी चीज़ प्रॉमिस किया था ना कि ठीक है 1857 का लड़ाई हो गया, अब हम आप लोगों के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको अपना रिलीजन चुनने का फुल फ्रीडम होगा। बट कहीं ना कहीं हुआ क्या था ना कि ब्रिटिश और इंडियन जो लोग थे ना, वो एक दूसरे भले एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही आर्मी में काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे को दोनों ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रिलेशनशिप जो था एक ब्रिटिश सोल्जर और एक इंडियन सोल्जर्स का, वो बहुत खट्टा हो चुका था, ठीक है। और इन लोगों ने नफरत का बीज बोने के लिए फिर क्या किया, और एक चीज़ है कि सिख और गोरखा जो लोग थे, इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने में ब्रिटिश लोगों का बहुत मदद किए थे, क्योंकि उन लोग आर्मी में थे, सिख और गोरखा रेजिमेंट था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंडिया के बहुत तबके जो ऐसे थे सिख और गोरखा लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बिटरनेस वाला फीलिंग तो आ ही गया था, ठीक है। फाइनली ये है कि हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बद से बदतर होते जा रहा था। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब तो क्राउन रूल आ गया था, और इकोनॉमिक प्लंडर जो है, बर्बादी जो है, वो अपने पीक पर था। ऑलराइट, और चैप्टर खत्म हो गया।